हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग वाईसीडी की बुक से बीपीएससी एडीओ के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बीपीएससी एडीओ के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 8 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री दीप नारायण सिंह के। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों के फलस्वरूप आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य संतुलन स्थापित कर राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में सहयोग करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, घरेलू उत्पादों पर करों का मूल्यवर्धित कर में रूपांतरण की प्रथम सिफारिश की गई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजा चलया कमेटी। घरेलू उत्पादों पर करों का मूल्यवर्धित कर में रूपांतरण की प्रथम सिफारिश 1991 में राजा चलया कमेटी के द्वारा की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 3, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षितः, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसंधान और विश्लेषण विंग का। फिर क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1997 में। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना जुलाई 1997 ईस्वी में लालू प्रसाद यादव के द्वारा की गई थी और यह बिहार की प्रमुख क्षेत्रीय दल है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विवर्तनिक क्रिया से। फिर क्वेश्चन नंबर 6, लामडिंग किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में। लामडिंग भारत के असम राज्य का एक प्रमुख नगर है और लामडिंग नगर असम के होजाई जिले में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 1922 ईस्वी में चितरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गया में। 26 से 31 दिसंबर 1922 ईस्वी में चितरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ था और मार्च 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 8, भारत का बिहार में स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 16.5%। भारत के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 16.5% क्षेत्र बिहार में स्थित है, जबकि बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 73% भाग बाढ़ से प्रभावित है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और कोसी नदी का उद्गम चीन के अधीन तिब्बत से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कैमूर में। तेलहर कुंड अथवा तेलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में भभुआ अधौरा मार्ग पर स्थित है और यह प्रपात दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतार पठार में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पटना। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 12,
किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अप्रैल 1930 में गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव व समर्थन में बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बतक मियां ने। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में बतक मियां ने गांधी जी की जान बचाई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 14, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विद्यानंद ने। फिर क्वेश्चन नंबर 15, DOS का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर क्वेश्चन नंबर 16, रैम का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर क्वेश्चन नंबर 17, ट्रेकोमा रोग का संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आंखों से। ट्रेकोमा रोग का संबंध आंखों से है, जो क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस नामक जीवाणु से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट। फिर क्वेश्चन नंबर 19, मानव तंत्र में पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लीवर। पाचक एंजाइम का निर्माण लीवर के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि लीवर के द्वारा स्रावित पित्तरस आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरेबेलम। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दिए गए ऑप्शंस में से सभी ऑप्शंस सही रूप से सुमेलित है। विटामिन B1 का स्रोत संतरा है, विटामिन डी का स्रोत कॉड यकृत तेल भी है, विटामिन ई का स्रोत गेहूं अंकुर तेल है और विटामिन के का स्रोत अल्फाल्फा है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन D2। विटामिन D2 विटामिन डी का ही एक प्रकार होता है और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए का संचय यकृत कोशिकाओं में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 25, जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कोलाइडो को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में। फिर क्वेश्चन नंबर 26, आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्पार्टेम। फिर क्वेश्चन नंबर 27, कीटाणुनाशक गेमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड पर। फिर क्वेश्चन नंबर 28, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। दिए गए ऑप्शंस में से हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन
व न्यूट्रॉन मूल कण होते हैं। प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और इस पर इकाई धन आवेश होता है और इसकी खोज सबसे पहले रदरफोर्ड ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 30, एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को डैश द्वारा समझाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नील्स बोर के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 31, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरेनियम। फिर क्वेश्चन नंबर 32, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। यह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कम चमक वाला एक घोड़ा। फिर क्वेश्चन नंबर 33, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल और नीले। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश का व्यतिकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतरिक्ष रॉकेट। अंतरिक्ष रॉकेट न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है और न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का सार्वजनिक खाता। भारत के सार्वजनिक खाता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 क्लोज 2 में किया गया है और सार्वजनिक खाते के अंतर्गत आम लोगों की जमाएं आती हैं जो वास्तव में सरकार की नहीं होती और जिन्हें बाद में लोगों को लौटा दिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सन 1992 से 1997 तक। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक की थी और यह योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित थी और इस योजना का उद्देश्य मानव संसाधन का विकास था और इस योजना में 5.6% की विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, परंतु वास्तविक जो प्राप्त हुआ था वो था 6.78%। फिर क्वेश्चन नंबर 40, 7वीं पंचवर्षीय योजना में अविकासीय व्यय में वार्षिक वृद्धि का औसत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 18.9%। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक की थी और इसका उद्देश्य एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना करना था और इस योजना में अविकासीय व्यय में वार्षिक वृद्धि का औसत 18.9% था। फिर क्वेश्चन नंबर 41, पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदों को
अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर संस्था है जिसकी स्थापना योजना आयोग के अनुषंगी संस्था के रूप में 1952 में की गई थी और इस संस्था का प्रमुख कार्य योजना के संचालन का समय समय पर मूल्यांकन और विकास को प्रभावित करने वाली नीतियों की समीक्षा और योजना में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सुझाव और योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 42, 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रोजगार बढ़ाने को। फिर क्वेश्चन नंबर 43, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्था है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था और यह 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा अस्तित्व में आया था। फिर क्वेश्चन नंबर 44, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, असंगठित क्षेत्र का। फिर क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत बलवंत राय मेहता की संस्तुति पर हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। संविधान के भाग 4 में स्थित राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, ऐसी राज्य सरकार को निर्देश दी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 48, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 1971 की जनगणना पर। फिर क्वेश्चन नंबर 49, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लोकसभा के प्रत्याशी को अपनी जमानत बचाने के लिए वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करना अनिवार्य होता है और निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार कुल पड़े मतों का छठा या 1/6 से कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल लोकसभा में। वित्त विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है और धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है और धन विधेयक को केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इस वजह से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 30 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य बनने की योग्य तब होगा जब उम्मीदवार की आयु कम से कम 30 वर्ष हो, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, संसद का कार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। संसद का कार्य विधि निर्माण करना, कार्यपालिका की नियुक्ति करना और वित्तीय मामलों का नियंत्रण करना, ये तीनों ही है। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 53, धन विधेयकों को प्रस्तावित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में। किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है
और लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। लेकिन धन विधेयक के मामले में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन वह धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। और यदि राज्यसभा 14 दिनों तक उस पर कोई निर्णय न ले तो उसे राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है। और विधेयक के बारे में राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी। फिर क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण खेल। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित 29 विषय रखे गए हैं, जिसमें वाचनालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा आदि शामिल है और इसमें ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 1960 में पारित एक अधिनियम है और इसका उद्देश्य पशुओं को दी जाने वाली अनावश्यक पीड़ा और कष्ट को रोकना है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो वर्तमान समय में जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण कौन से किरणें पृथ्वी से टकराती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पराबैंगनी किरणें। फिर क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1970 में यह पहली बार मनाया गया था और इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, मोटर गाड़ी के निषेध नली से निकलने वाली प्रदूषणकारी गैस का प्रमुख अवयव है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पादप, हिरण और शेर। यह श्रृंखला जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 61, पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। पर्यावरण में प्लास्टिक जीवाणु, मृतोपजीवी और परजीवी क्रियाओं के द्वारा अपघटित नहीं होता है, क्योंकि प्लास्टिक के अपघटित होने में अनेकों वर्ष लगता है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अक्षय ऊर्जा के स्रोत कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं और अक्षय ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से नवीकरणीय संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसमें सौर, पवन, भूतापीय, बायोमास, जैव अपशिष्ट और जल विद्युत शामिल है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, भारत में अंतिम जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2011 में। भारत में अंतिम जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी और जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में की जाती है और भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी
और 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 65, जनसंख्या के अनुसार डैश उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कानपुर। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के सबसे बड़े नगरों में कानपुर नंबर 1 पे आता है। उसके बाद आता है लखनऊ का नंबर, फिर आता है आगरा, फिर उसके बाद आता है वाराणसी और फिर आता है इलाहाबाद का नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 66, गोबी का मरुस्थल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन में। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया एवं चीन में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। 2020 में चीन गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश था और चीन के बाद स्थान था भारत का, उसके बाद रूस का स्थान था, यानी भारत नंबर 2 पे और रूस नंबर 3 पे गेहूं उत्पादन के मामले में था। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान। ईरान विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है और ईरान विश्व का लगभग 90% केसर का उत्पादन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, यह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। वर्तमान समय में चीन विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सतलुज। सतलुज नदी भारत से होकर पाकिस्तान में जाती है और सतलुज नदी तिब्बत में स्थित मानसरोवर के निकट राकसताल से निकलती है, जहां इसे लॉन्ग चेन खबाम्ब के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रखता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान के साथ। अफगानिस्तान की टोटल सीमा 7 देशों के साथ लगती है और इसकी सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान से लगती है और अफगानिस्तान की सीमा से जो देश लगते हैं उनके नाम है चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और भारत। इसके अलावा पाकिस्तान तो है ही। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका में। अफ्रीका में सबसे अधिक देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप में टोटल 54 देश हैं, जबकि एशिया में 48 देश हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 73, भारत में स्थित समस्त तेल शोधन अधिक कारखानों में से कोई भी कारखाना इनमें से किस राज्य में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दिए गए चारों ही राज्यों में तेल शोधन कारखाने स्थित हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 74, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वनारोपण। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए, यानी कि वनारोपण किया जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित क्षेत्र और राज्यों के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दंडकारण्य मध्य प्रदेश। दंडकारण्य का पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है और इसका विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्यों में है, जबकि मध्य प्रदेश में इसका विस्तार नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, मृदा का पलवार करना संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मृदा की नमी को बनाए रखने से। फिर क्वेश्चन नंबर 77, पर्वत की चोटियों के समूह को ऊंचाई के घटते क्रम में नीचे दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है। तो ऑप्शन ए वाला क्रम भी सही नहीं है और ऑप्शन सी वाला क्रम भी सही नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 78,
केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि दिए गए तीनों ही कथन केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखूर झील बिहार में कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कनवार झील। कनवार या कांवड़ झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे जल वाली गोखूर झील है और यह एक पक्षी अभ्यारण्य भी है। यह बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने 1828 ईस्वी में की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 81, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना बंबई में की थी और उन्होंने समाज के सिद्धांतों का आधार ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा था। फिर क्वेश्चन नंबर 82, संवाद कौमुदी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्ला में। राजा राम मोहन रॉय भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत थे और इन्होंने ही 1821 ईस्वी में बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 83, आनंद मठ का लेखक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक राजनीतिक उपन्यास है और इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 ईस्वी में की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसको ब्रिटिश राज के दौरान 3 नवंबर 1838 को बम्बई टाइम्स और जर्नल ऑफ कॉमर्स के रूप में स्थापित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 85, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार के जगदीशपुर से किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 86, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गालिब ने। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने देखा था और ये उर्दू के प्रमुख शायर थे। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का जोरदार विरोध करते हुए फैजाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था और अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा भी दिया था और अंग्रेज अहमदुल्ला की गतिविधियों से इतना चिंतित थे कि वे उन्हें पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम भी घोषित किए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 88, जंतर मंतर का निर्माण किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराजा जय सिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने करवाया था और इन्होंने 5 वेधशालाओं का भी निर्माण करवाया था जो कि दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था और यह युद्ध तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। फिर क्वेश्चन नंबर 90, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1833 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1833 में यह प्रावधान किया गया
कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 91, गीत गोविंद का रचयिता कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जयदेव। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 92, तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान। तराइन का द्वितीय युद्ध वर्ष 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था और इस युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान थे इनकी पराजय हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 93, गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस कब किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1026 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन नंबर 94, द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा का। फिर क्वेश्चन नंबर 95, कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अजातशत्रु के समय। कौशल एवं मगध के बीच संघर्ष का प्रारंभ अजातशत्रु के समय हुआ था। अजातशत्रु मगध का राजा था और उसने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल और काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 96, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उदयन ने। हर्यक वंश के महान शासक उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 97, अवंती राज्य की राजधानी थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्जैन। फिर क्वेश्चन नंबर 98, किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भाब्रू अभिलेख में। फिर क्वेश्चन नंबर 99, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 100, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। कौटिल्य अथवा चाणक्य जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और पुरोहित थे, उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी और अर्थशास्त्र की जो पुस्तक थी वो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित थी। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी एईडीओ के एक और प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस कर लिया है और अगर आप बीपीएससी एईडीओ के इसी तरह और भी प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।